नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान ने जबरदस्त तरीके से रात भर बमबारी की है इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर, तेल रिफाइनरीज पर, गैस ठिकानों पर, क्योंकि ईरान के ऊपर जब से ये हमला हुआ है वहाँ के ऑयल जो भंडार हैं, तेल भंडार, गैस भंडार, उसके बाद से ताबड़तोड़ हमले जारी है और इधर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी अमेरिका और इसराइल से ये अपील की जा रही है कि इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बेन्यामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके रहने न रहने की को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर तो विराम लगा है, लेकिन इन अटकलों के बाद एक बड़ी बात सामने आई है कि अमेरिका और इसराइल के बीच ठन गई है और इस लड़ाई में, ईरान के साथ ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में अब अमेरिका और इसराइल जो लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, उनके बीच में दूरियां जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। इस कदर बढ़ गई हैं कि अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो साउथ पार्स पर जो हमला हुआ है, यानी ईरान के तेल ठिकानों पर, उस हमले में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन इसराइल के मीडिया का यह कहना है कि वो अमेरिका और इसराइल दोनों की सहमति से हुआ। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेन्यामिन नेतन्याहू ने, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ये फैसला इसराइल का है। लेकिन क्या अब इसराइल अलग से अकेले फैसले ले रहा है? ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि युद्ध को रोके, और दूसरी तरफ इसराइल अपने तरीके से ये फैसले ले रहा है और इस युद्ध में इसराइल के दबाव की वजह से अमेरिका को कूदना पड़ा। ये विवाद भी अब गहराता चला जा रहा है। लेकिन पहले बात करते हैं किस तरीके से रात भर किन किन जगहों पर ईरान ने इसराइल में हमले किए हैं। और इसराइल के जो हाइफा में ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ ज़बरदस्त हमला किया है। दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में तमाम रिफाइनरीज़ हैं जिनमें अमेरिकी कंपनियों का भी बहुत बड़ा निवेश है, उन जगहों पर भी ज़बरदस्त हमले किए गए हैं। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है अमलेंदु जी? एक तो समीर जी, अमेरिका का एक F-35 जो फाइटर जेट है, उसको ईरान ने रात में मार गिराया और अब तक जो है 16 मिलिट्री जेट्स जो है वो तबाह हो चुके हैं अमेरिका के। तो ये एक बड़ी जो है सेटबैक जो है वो अमेरिका के लिए समझा जाता है कि उसका एक F-35 जो है, और वो भी ईरान ने अपनी क्षेत्र में मारा है। यानी ये बमबारी करने के लिए जा रहा था ईरान के ऊपर और उसको मार गिराया ईरान ने। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आपके कैसे फाइटर जेट हैं और कैसे हैं कि जिनको ईरान जो है अपने ड्रोन से ही मार गिरा रहा है। तो ये अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठने लगे हैं। इधर रात में ईरान ने बहुत तगड़े हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, और हाइफा में इजराइल की बाजान रिफाइनरी है, उस पर हमला किया है। अमेरिकी स्टील्थ लड़ाकू विमान है, उसको भी निशाना बनाया है उसने। और रात भर इजराइल में उसने बहुत तगड़े जो है वो हमले किए हैं। यरूशलेम के पास जो है विस्फोटों की कई आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। मध्य क्षेत्रों में जॉर्डन घाटी और कब्जे वाले वेस्ट इलाके में सायरन बजने लगे हैं। और यरूशलेम को लगभग 1 घंटे के भीतर 4 बार मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये एक असामान्य रूप से भारी हमला था, लेकिन फिलहाल जो है वो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, चूंकि वहाँ से खबरें आती नहीं, इजराइल से खबरें आती नहीं हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शियों के कुछ बयान और सोशल मीडिया पर जो फुटेज आ रहे हैं, उससे साफ देखा जा सकता है कि उत्तरी शहर हाइफा के ऊपर मिसाइलें जो हैं वो बरस रही हैं और मलबा ज़मीन पर गिरता हुआ देखा जा रहा है। तो उत्तरी इजराइल के गाँव में भी जो है एक मिसाइल गिरने का जो है वो सूचना मिली है। तो ये इसकी बात है। और ये आधी रात के बाद जो है ईरान के ऊपर भी हमले जो है वो शुरू हुए हैं। ये इजराइल और अमेरिका ने हमले शुरू किए हैं आधी रात के बाद। लेकिन उसी हमलों में ईरान ने अमेरिका का एक जो है फाइटर जेट वो मार गिराया है, ये अभी तक आया है। जी बिल्कुल। तो F-35 जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया है रात में, और अब तक 16 फाइटर जेट्स गिराए जा चुके हैं अमेरिका के। एक बड़ा नुकसान है और ये इन नुकसान की को लेकर अमेरिका में चिंता जताई जा रही है। लेकिन इधर अब इस युद्ध से, इस लड़ाई से पीछे कैसे हटें, ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से अब इसराइल और अमेरिका के बीच तलवारें खींची नजर आ रही हैं, कल का जो
नेतन्याहू का गुरुवार देर रात जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ दिखाई पड़ा है कि वो एकता जताने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं अमेरिका और इस्राइल के बीच में, खासकर अमेरिका और नेतन्याहू के बीच में। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप तो दबाव में आकर, इस्राइल के ही दबाव में, नेतन्याहू के दबाव में ही ईरान पर उन्होंने हमला किया है, लेकिन उन पर अब यह दबाव बन रहा है कि इस हमले में अमेरिका को क्यों धकेला गया है। बड़ी खबरें आ रही हैं और उनकी बहुत जो किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं, खास सलाहकारों की तरफ से भी, वो भी कह रहे हैं कि जिस वजह को बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले की ये वजह है, वास्तव में वो वजह कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसमें कहा गया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है, लेकिन तमाम अमेरिकी रिपोर्ट्स और IAEA की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया था, और यही वजह है जिस पर बताया जा रहा है कि इस वजह से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, जो ये नई खबर आ रही है, एक तो नेतन्याहू का बाहर निकलना, पहली बार वो दिखाई पड़े और कहा भी उन्होंने कि हाँ मैं जिंदा हूं, यानी उनको भी इस बात का एहसास था, ये जानकारी है कि पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि नेतन्याहू अब नहीं है। पर जब रात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने बताया भी, लेकिन ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब जो सबसे करीबी दोस्त रहा है इस्राइल का, यानी अमेरिका, वो अब किस तरीके से उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर वास्तव में अमेरिका ने अपने को इस लड़ाई से अलग कर लिया, फिर इस्राइल का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल समीर जी, दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ती हुई काफ़ी दिखाई पड़ रही हैं। नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने जो कहा, एक तो उन्होंने कहा कि भाई इस युद्ध में हमने अमेरिका को नहीं घसीटा, एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, जो तुलसी गैबार्ड है वहाँ की इंटेलिजेंस की अमेरिका की जो चीफ हैं, वो कह रही हैं कि हमारे और इजराइल के लक्ष्य अलग अलग हैं। उनकी भी हम बात करेंगे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। और इधर ट्रंप जो कह रहे हैं कि भाई जो फार्स गैस पे जो हमला किया है इजराइल ने, वो अमेरिका से बिना पूछे हुए किया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और अब वो आगे से हमले नहीं करेगा। तो ये दोनों के बीच में दूरियों को दर्शाता है। कल जब आए नेतन्याहू प्रेस से बात करने के लिए, तो एक ABC न्यूज़ है अमेरिका का, उसके एक संवाददाता हैं टॉम सूफी बुरिज, और उन्होंने नेतन्याहू से पूछा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जो हमले बढ़ रहे हैं और जो लगातार ऊर्जा कीमतें बढ़ रही हैं, और इस युद्ध में जो अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, इसको देखते हुए कई अमेरिकी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने उनकी सरकार को यह युद्ध शुरू करने के लिए गुमराह किया था, और आखिर कब तक अमेरिकियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक अमेरिकी चैनल के संवाददाता ने पूछा ट्रंप इनसे, नेतन्याहू साहब से। इसका नेतन्याहू ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार पर ईरान के साथ युद्ध करने के लिए मैंने कोई दबाव नहीं डाला था, और इस संघर्ष में अमेरिकी लोगों की जान की कीमत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के नेतन्याहू ने अपनी सफाइयां एक तरीके से दी। तो ये अब आने लगा है कि दोनों के बीच अब मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, चूंकि अमेरिका में जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, और वहाँ जनता भी सवाल पूछ रही है कि भाई नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने के लिए या एपस्टीन फाइल से बचने के लिए ये युद्ध छेड़ा गया है, और ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये सीधे सीधे ट्रंप का युद्ध है, और ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू की दोस्ती में ये युद्ध छेड़ा है। इसका अमेरिकियों से कोई वास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है कि ईरान के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी गई है, पहली बात तो जो वजह बताई जा रही है वो वजह कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। तमाम रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट्स अमेरिका और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात ये स्पष्ट हो रही है कि ये लड़ाई अमेरिका, एक तो इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके फैसलों की वजह से ये लड़ाई हुई है, और इसमें भी खास तौर पर नेतन्याहू का फैसला और दबाव बनाकर ट्रंप को भी इस लड़ाई में घसीटना, इनकी वजह से ये दोनों देश और विशेष तौर पर अमेरिका, उसने हमला किया है ईरान पर। और इसको लेकर ईरान के नेताओं के भी जो बयान आ रहे हैं बार बार कि अमेरिकी लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, और यही नहीं, केवल खाड़ी के देशों को भी ये बार बार कहा जा रहा है कि ये हमले केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी ठिकाने हैं और अमेरिका ने उन पर हमला किया है। तो अब दोनों चीज स्पष्ट हो गई है अमलेंदु जी की ये लड़ाई नेतन्याहू और ट्रंप की है। क्यों इन्होंने ईरान पर हमला किया है, ये बड़ा सवाल है। नेतन्याहू का तो समझ में आता है कि उनको इलेक्शन है, शायद इस लड़ाई से उनको इलेक्शन में फायदा हो, लेकिन ट्रंप इस दबाव में क्यों आ गए कि उन्होंने ईरान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है। अच्छा, पहली बार दोनों देश मिलकर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, और ईरान के खिलाफ जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या कुछ हो रहा है, नतीजे उसके क्या निकल रहे हैं, वो सामने है।
बिल्कुल समीर जी, इसके नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा ट्रम्प साहब ने घोषणा की थी कि चंद घंटों में हम ईरान को तबाह करके लौट आएंगे, आज समीर जी 20वां दिन हो गया। 20वां ही है ना, आज 21वां दिन है। आज 21वां दिन है और 21वें दिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया है, बल्कि आप अपना नुकसान करा रहे हैं। आपने पेंटागन अब $200 बिलियन मांग रहा है और $200 बिलियन से ज़्यादा का आपका अब तक नुकसान हो चुका है। युद्ध की कीमत जो है इस समय सबसे ज़्यादा है वो $2 बिलियन प्रति दिन जो है, वो तो आपका जो पेंटागन ने बताया है कि वो आ ही रही है। इसके अलावा जो आपके फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, जो आपके थार्ड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का नुकसान हुआ है, अब्राहम लिंकन आपका जो युद्धपोत था वो तबाह हो गया है, और क्या गेरी फोर जो आपका युद्धपोत था वो तबाह हो गया है। इन सब की अगर आप तबाही जोड़ लीजिए तो ये $1 ट्रिलियन तक आपका जाके अमेरिका का ये नुकसान जाकर पहुंचता है समीर जी। इसकी भरपाई किस तरीके से होगी? जाहिर सी बात है कि इसकी भरपाई अमेरिकी जनता टैक्स देकर, ज़्यादा टैक्स देकर चुकाएगी। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब संकट में फंसेगी। इसको लेकर अमेरिका में चिंताएं बहुत ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इससे अगर इन चिंताओं से अलग भी हट लिया जाए तो सवाल यही उठता है कि ट्रम्प साहब को इस युद्ध में कूदने की आवश्यकता क्या थी? ट्रम्प साहब तो कुछ कह रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कुछ कहते हैं। उन दोनों के बीच में भी अब जो है डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तुलसी गैबार्ड कुछ और कह रही हैं। तो यानी अमेरिका भी इस युद्ध को लेकर एक मत नहीं हो पा रहा है कि क्या जवाब देना है, जनता को क्या जवाब दिए जाने हैं। तो ये अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा संकट बढ़ रहे हैं। इधर जिस तरीके से हमले कर रहा है ईरान, और उसने अब जो रात भर जो है समीर जी मिसाइल से और ड्रोन से जो है खाड़ी देशों के ऊपर हमले किए, और रात भर खाड़ी देशों में सायरन बजते रहे। और कई हमले जो है उसने खासतौर से जो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर कहा है। और यूएई ने कहा है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली जो है वो उसने देखा है कि सुबह सुबह जो है मिसाइल के हमले यूएई पर हुए हैं। कुवैत ने कहा है कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं और वह जवाबी फायरिंग कर रहा है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश पर भी ईरानी मिसाइलें दागी गई हैं, ये बहरीन ने कहा है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी जो है वो बंद कर दी गई है, चूँकि उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने हमला किया है। ये जो है इन देशों की तरफ से कहा जा रहा है। और सऊदी अरब का कहना है कि शुक्रवार सुबह से अब तक उसके ऊपर जो है 20 से ज़्यादा ड्रोन से जो है हमला किया गया है, और देश के पूर्वी प्रांत के ऊपर भी कई ड्रोन जो है उन्होंने हमला किया है। यूएई ने घोषणा की है कि ईद की नमाज जो है वो केवल मस्जिदों के अंदर अदा की जाएगी, बाहर कुछ भी जो है वो कार्यक्रम नहीं होगा। इस बीच कुवैत ने घोषणा की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल ईद की नमाज के लिए ग्रैंड मस्जिदों में नमाजियों को आने की अनुमति नहीं होगी। ये समीर जी बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है कि खाड़ी देशों की मस्जिदों में इस बार ईद पर मस्जिदें सूनी रहेंगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार नेतन्याहू और ट्रम्प जिम्मेदार है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि गल्फ कंट्रीज में इन देशों को तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनका इस लड़ाई से कोई खास तौर पर लेना देना नहीं था, लेकिन सारा नुकसान इनको हो रहा है। और अभी तक वहाँ चूंकि अमेरिकी ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर ईरान का हमला हो रहा है, और दूसरी ओर बहुत सारे उनकी ज़मीन पर अगर हमला हो रहा है तो निश्चित तौर पर हर तरह से उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर जो उनकी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, क्योंकि तेल का पूरा जो व्यापार है वो ठप पड़ा हुआ है, और लगातार रिफाइनरियों पर अगर हमले हो रहे हैं तो इनका भी खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ रहा है। इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि अब दबाव बन रहा है बहुत गंभीरता के साथ खाड़ी देशों का भी अमेरिका के ऊपर कि वो लड़ाई रोकें, क्योंकि अगर ये लंबी खिंचती जाती है उनकी अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत ही केवल या तो तेल है या फिर पर्यटन है। पर्यटन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, और तेल का व्यापार भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। दुनिया भर में तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो अलग। बिल्कुल समीर जी, दुनिया भर में तेल की कीमतें अलग बढ़ रही हैं, और सऊदी अरब ने कहा है कि तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ये बहुत बड़ा जो है सर्ज होगा। अभी तक जो मतलब लगभग 2.5 गुना तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, ये समझ में आ रहा है। यानी जो अभी ₹100 लीटर आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, ये पेट्रोल ₹250 लीटर पहुंच जाएगा। तो तैयार रहे भक्तगण जो है ₹250 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए इस युद्ध के चलते हुए। लेकिन इधर समीर जी IRGC जो है उसने एक बड़ी चेतावनी जारी की है, और उसने कहा है कि सऊदी के तेल ठिकानों पर जो है वो हमले मोसाद ने किए हैं। उनके प्रवक्ता का बयान है, वो भी हम सुनेंगे। उनका कहना है कि जायोनी शासन का इरादा इस क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने का है,
जिसमें अरामको के ठिकाने भी शामिल हैं। ईरान को फंसाने के लिए किए गए इस शासन के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का इतिहास इस दुष्ट इरादे की पुष्टि करता है। IRGC प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने ये कहा है। उनकी बात हम लोग सुन लेते हैं। इब्राहिम जुल्फिकारी जो IRGC के प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुनते हैं और इधर ये भी खबरें आ रही, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कहीं कोई जो एक सीक्रेट डील अमेरिका ने ईरान के साथ भी की है। ये खबरें आ रही हैं अब इजराइल की मीडिया से, यानी इजराइल और अमेरिका के बीच की जो दूरियां हैं वो अब कितनी बढ़ चुकी हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। पहले सुनते हैं IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همانطور که قبلا اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما میپذیرند و اعلام مینمایند. برابر اخبار دریافتی رژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت‌های انرژی در منطقه از جمله تأسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت‌های رژیم برای متهم‌سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشور तो ये वहां पर उनके IRGC के प्रवक्ता हैं और बता रहे हैं कि ज़ायोनी शासन का इरादा इस इलाके में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने का है, जिसमें अरामको के ठिकाने भी शामिल है। ईरान को फंसाने के लिए किए गए इस शासन के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का इतिहास इस दुष्ट इरादे की पुष्टि करता है। ये बात ही कह रहे हैं। कुल मिलाकर अगर वहां पर जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमले हो रहे हैं उससे नुकसान अरब देशों को ही हो रहा है। ईरान को हो रहा हो, चाहे फिर वो दूसरे गल्फ कंट्रीज़ को हो रहा हो, इसराइल को हो रहा हो, अमेरिका को ये नुकसान नहीं हो रहा। और एक अब ये भी जो बड़ा मुद्दा उनके सामने बन गया है कि इतने दिनों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को इतने डॉलर देते रहे हैं, आखिर अमेरिका अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारी क्या करेगा। अब ये भी बड़ा सवाल है इन गल्फ कंट्रीज़ के सामने। बिल्कुल समझिए, इन गल्फ कंट्रीज़ के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो अपनी सुरक्षा, मतलब जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा अमेरिका, वो कैसे इनकी सुरक्षा करेगा। उसने कहा तो यही था कि इनके यहाँ जब बेस बनाए थे उसने अपने, तो यही कहा था कि भाई आपको हथियारों की आवश्यकता नहीं है, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, अपना तेल हमको दो। तो यही तेल, अच्छा समझिए, ईरान से भी जंग जो है वो तेल की ही है, क्योंकि ईरान के तेल पे कब्जा करना चाहता है अमेरिका, उसकी जंग ये है। और एक तरीके से कहा जाए जो तुलसी गैबार्ड हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि इजराइल के और अमेरिका के लक्ष्य अलग अलग हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने, आपको याद होगा समिति चर्चा की थी कि ये कहा गया था कि ये अमेरिका के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना था कि अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य अलग हैं। इजराइल जो है वो ईरान को तबाह करना चाहता है, वहाँ गृह युद्ध कराना चाहता है, जबकि अमेरिका जो है उसका ये है कि वहाँ सिर्फ रिजीम चेंज हो जाए और वहाँ के तेल पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। तो दोनों के बीच में अंतर है, ये चीज़ें आई थी। और अब ये साफ तौर पर समझ में आने लगा है कि तुलसी गैबार्ड भी जो कह रही है उसके हिसाब से भी कि दोनों के लक्ष्य में अब अंतर है, और ये साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। और नेतन्याहू अब जिस तरीके से सफाई दे रहा है कि हमने ट्रंप को नहीं फंसाया, और ट्रंप कह रहे हैं कि फार्स पर जो है वो इजराइल ने हमसे बिना पूछे हुए हमला कर दिया, इससे भी मालूम पड़ता है कि अगर दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और इजराइल खुद फैसले ले रहा है, इस तरह के हमले कर रहा है, तो इसका मतलब वो अमेरिका को अब क्रॉस कर चुका है। ये स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, और इसका ये संघर्ष इसलिए बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, अब चाहे अंडर एस्टिमेट करना हो ईरान को या फिर कोई और वजह हो, लेकिन ये दोनों ही देश, चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही इस बात को नहीं समझ पाए कि ईरान के पास कितनी ताकत है। और यहां तक कि अमलेंदु जी, लगातार हमको लग रहा है कि दूसरे तीसरे दिन की लड़ाई के बाद ही, खमेनेई की मौत के बाद ही, ये ट्रंप का लगातार ये बयान दे रहे हैं कि ईरान की वायुसेना समाप्त हो गई है, नौसेना समाप्त हो गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आज तक उनके फाइटर जेट्स गिराए पड़ा है। ईरान कहां से गिरा रहा है, जबकि उनका रडार सिस्टम, यानी अमेरिका का रडार सिस्टम खाड़ी देशों में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। समझिए, बड़े आसानी से ईरान जो है वो हमले कर रहा है, इजराइल से लेके और खाड़ी देशों तक सब जगह बहुत आसानी से उसके हमले जो है ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब किस तरीके से वहाँ दिक्कतें जो हैं वो पैदा अमेरिका के लिए हो रही हैं, और जो एक तरीके से कहा जाए कि जो युद्ध के मामले में और रक्षा के मामले में जो ताकतवर समझा जाता था अमेरिका, उसको ज़बरदस्त चोट पहुँच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरबों डॉलर का नुकसान जो है उसका हो चुका है, साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है। लेकिन इस बीच जो है वो नाटो के जो देश हैं और खाड़ी के जो देश हैं वो अब अमेरिका से अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे हैं। तुर्की का कहना है साफ तौर पर कि
इजराइल ने इस क्षेत्र को अभूतपूर्व संकट में धकेल दिया है। तुर्की नाटो का सदस्य देश भी है और कल जब जो सऊदी अरब में 12 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भी तुर्की शामिल था, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान, उन्होंने कहा कि इजराइल ही इस युद्ध का कारण है और उस पर क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता दोनों को खतरे में डालने का उन्होंने आरोप लगाया। और दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद शेख बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए फिदान ने कहा कि संघर्ष ने क्षेत्र को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है और उन्होंने जो कहा वो साफ तौर पर ये कहा कि इस युद्ध का मुख्य कारण इजराइल है। इसने न केवल हमारे क्षेत्र को बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी खतरे में डाल दिया है। और उन्होंने साथ ही में ये भी जोड़ा कि इस तनाव ने क्षेत्र को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। ये जो है इनका कहना है। और इधर समीर जी ओमान जो है उसका कहना है कि अमेरिका जो है उसकी अपनी विदेश नीति ही समझ में नहीं आ रही कि अब क्या रह गई है। यानी अब सवाल अमेरिका की विदेश नीति को लेकर भी जो है वो उठने लगे हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए अब खाली देशों ओमान ही दोनों के बीच जो वार्ता हो रही थी उनके बीच मध्यस्थता कर रहा था। एक और बात है अमलेंदु जी कि ये लगातार अमेरिका की तरफ से वार्ता हो रही थी ईरान के साथ और इस्राइल जो है किसी भी तरह की कभी भी वार्ता नहीं चाहता था कि कोई वार्ता हो और किसी वार्ता पर कोई फैसला हो यानी कोई समझौता हो। और जो पहले समझौता हुआ भी था ओबामा के समय में, ट्रंप का जब पहला कार्यकाल था उन्होंने उस समझौते को ख़त्म कर दिया था। चूंकि उसके अपने हित हैं, वो ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है, लेकिन इसमें अकेले नहीं कर सकता है, अमेरिका की मदद लेता है। और अमेरिका की मदद किस लिए लेता है? अमेरिका जबकि उसको टालता ही रहा। तो पहली बार इस युद्ध में कूदे हैं और दोनों एक साथ कूदे हैं, लेकिन दोनों की सम्मिलित जो ताकत है वो भी लग रहा है कि ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अभी तक तो यही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, दोनों मिलकर जो है ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इधर समीर जी जो IRGC है उसने एक बहुत बड़ी बात की, चूंकि अभी ये खबर आई कि साहब वो अमेरिका जो है अपने 3 युद्धपोत और 4000 अपने जो है वो सैनिक वहाँ भेज रहा है ईरान। IRGC ने कहा है कि हम अमेरिकी मरीन का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, यानी आओ और हम तुमको डुबोएंगे। भाई पहले से ही वहां पर आपके 3 युद्धपोत है और आपका जो सबसे बड़ा ताकतवर जिसके ऊपर नाज है अमेरिका को कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है वो था, और वो आप 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। 1000 किलोमीटर चला गया अब्राहम लिंकन। और वो जो गेराल्ड फोर्ट है उस पर तो 30 घंटे तक आग लगी रही, उसे बुझाया नहीं जा सका 30 घंटे तक जी। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बस 30 घंटे तक आपके युद्धपोत पर आग लगी रहे और कोई उसमें किसी को नुकसान ही नहीं हुआ। तो ये करिश्मा तो जो है बाबा बागेश्वर धाम जैसा ये तो ट्रंप साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है कि 30 घंटे तक एक युद्धपोत पर आपके आग लगी रहे, वहाँ कोई बचाने नहीं जा पाया उसके आसपास और आपको जनहानि हुई नहीं है उसमें। तो ये साफ तौर पर देखने में आया है और इसको स्वीकार किया है कि 30 घंटे तक उसमें आग लगी रही। बिल्कुल। और इधर उनका जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उनका एक बयान फिर आया है और उन्होंने कहा है कि जो भी ये हमले हो रहे हैं ये ट्रेलर हैं, अभी इनसे भीषण हमले भी होंगे। और अभी हमने उस हमले का जो साउथ पार्स में हमला किया वहाँ पर तेल ठिकानों पर, गैस ठिकानों पर, उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत उनका जो ट्वीट है उसको हम लोग देखते हैं क्या लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जो और ज़्यादा हमले इस पर होने बाकी हैं। लिखते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल के हमलों के जवाब में हमने अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। संयम बरतने का एकमात्र कारण तनाव कम करने की अपील का सम्मान करना था। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला हुआ तो हम जरा भी संयम नहीं बरतेंगे। इस युद्ध को खत्म करने के लिए हमारे नागरिक ठिकानों को हुए नुकसान का समाधान होना जरूरी है। ये लिख रहे हैं सैयद अब्बास अरागची। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है। अच्छा, एक चीज है इस पूरे मामले में अगर देखा जाए अमलेंदु जी, तो जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है युद्ध से संबंधित, ईरान उनका पूरी तरीके से पालन करता दिखाई पड़ रहा है। तेल ठिकानों पर भी हमले तब किए जब इस्राइल ने उसके ऊपर हमला किया। बिल्कुल समीर जी, और उसने लगातार ये बात कही और ये कह रहा है कि हम UN चार्टर का पालन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल UN चार्टर का पालन नहीं कर रहे हैं। और UN चार्टर का अगर पालन कर रहे हैं तो ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करके ICJ को क्यों नहीं सौंपा जब वो वाशिंगटन गया था? तो और एक युद्ध अपराधी के साथ आप वार्ता कैसे कर रहे हैं? एक युद्ध अपराधी के साथ आप युद्ध में कैसे शामिल हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि आप उसका चार्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप लगातार 50 से ज़्यादा आपने वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर हमले किए हैं।
250 से ज्यादा जो है वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की जानें गई हैं समीर जी, ईरान में ये है। और 50 से ज्यादा स्कूलों पर आपने हमले किए हैं। तो ये साफ तौर पे स्कूल पे 168 बच्चों को मार दिया गया। बच्चों को मार दिया गया। क्या उनका क्या कसूर था? और वो भी अमेरिकी मिसाइल का हमला था, अमेरिका का हमला था, उसी में आपने उसमें किया। तो इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेशकियन, उन्होंने भी समीर जी एक बहुत बड़ी बात कही है। और डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने एक ट्वीट किया है और उनका कहना है साफ तौर पर, आप बता सकते हैं कि क्या कहा है उनका ट्वीट? उनका ट्वीट हम लोग देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि ज़ायोनी शासन का स्वरूप राजकीय आतंकवाद है, यानी ऑफिशियल टेररिज्म है। फिर भी ईरान के विरुद्ध अमेरिका की आक्रामकता और शहीद नेता की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक ऐसी नई मिसाल कायम की है जो वैश्विक कानूनी मानदंडों को ध्वस्त कर देगी। यदि विश्व दृढ़ता से खड़ा नहीं हुआ तो इसकी लपटें अनेक लोगों को भस्म कर देगी, बहुतों को भस्म कर देगी। ये वो कह रहे हैं वहाँ पर मसूद पेजेशकियन कि ये जो कुछ भी ये हमला हो रहा है कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका की आक्रामकता ये दिखा रहा है कि, और ये कि आप कोई वजह नहीं है लेकिन आपने हमला कर दिया, तो फिर ये क्यों हमला कर दिया, इसके पीछे क्या वजह है? बहुत बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल समीर जी, बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जवाब जो है ना ट्रंप साहब के पास है और इजराइल के पास तो खैर है ही नहीं, वो तो युद्ध अपराधी है। इजराइल तो मुल्क के तौर पे भी युद्ध अपराधी है, हालांकि हमारा वाला जो जाके गले पड़ता है वहाँ तो वो गले पड़ता रहे। लेकिन समीर जी, इजराइल जो है युद्ध अपराधी है और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और पूरी दुनिया में जो है एक तरह से देखा जाए इस युद्ध को लेकर अब चिंताएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। चिंताएं सिर्फ समीर जी आर्थिक ही नहीं, आर्थिक तो प्रभाव इसके दूरगामी होंगे ही, लंबे समय तक दिखाई देंगे। खासतौर से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी चिंताएं सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर इस तरीके से तेल की रिफाइनरीज पे हमले होते रहेंगे तो इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जितनी मौतें जो है इस युद्ध में सीधे तौर पर हो रही हैं उसकी समीर जी 100 गुना मौतें जिनके बारे में कोई रिपोर्ट भी नहीं होगी वो प्रदूषण के कारण होंगी, जो कि इन रिफाइनरीज पर हमले की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होंगे। कई बीमारियां भयंकर किस्म की जो वो फैलेंगी। तो ये इसके दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में होंगे। और जो बात कही डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने, लगभग उनकी बात का समर्थन ही करते हुए आप कह सकते हैं कि यूएन के प्रमुख जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के महासचिव, उन्होंने जो है अमेरिका और इजराइल से कहा है कि भाई आप ईरान से युद्ध खत्म कीजिए। और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि इस संघर्ष के बेकाबू होने पर आम नागरिकों को भारी तकलीफ पहुंचेगी, ये उनका खतरा है। और एक पत्र में गुटेरेस ने चेतावनी दी कि युद्ध और ज़्यादा बढ़ सकता है जिसके विनाशकारी मानवीय परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने लड़ाई रोकने और बातचीत का रास्ता तत्काल अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और उन्होंने आगाह किया कि अगर सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र और उससे बाहर भी बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैल सकती है। बिल्कुल, चूंकि इस लड़ाई में केवल है पूरा इलाका जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित है और लगातार वहाँ हमले हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ पर ड्रोन गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, रिफाइनरीज में आग लग रही है, पूरा आग ही आग वहाँ पर दिखाई पड़ रही है और आसमान में धुआं धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। पिछले 21 दिनों से लगातार ऐसा चल रहा है। तो क्या होगा वहां? और उसके पहले से भी चल ही रहा था वहां फलस्तीन में, जिस तरह से इस्राइल वहां हमले किए हुए था। तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इसलिए इस युद्ध को रोका जाए। कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं लेकिन हाथ नहीं खींच सकते हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने जो साउथ पार्स पर हमला हुआ है उसमें अपने होने की, यानी अमेरिका के होने खुद से डिसएसोसिएट किया है उन्होंने। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि अब दोबारा हमले नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन धमकी भी दे रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा हमला होगा। ये बहुत बड़ा हमला कब होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इन्हीं धमकियों के बीच ईरान ने एक F-35 फाइटर जेट आज फिर गिरा दिया है। हाँ बिल्कुल, एक F-35 जो है वो गिरा दिया है और अपने ही एयर स्पेस में गिराया है। और एक पे हमला उसने किया है बहरीन के क्षेत्र में, एक फाइटर जेट पे, उसकी भी सूचना नहीं मिल रही है। लेकिन समीर जी, इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो बड़ी खबर ये है कि इस समय दुबई में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और वहाँ सायरन बज रहे हैं। ये सूचना जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले आई है। जी, तो वहाँ पर दुबई में भी हमले की खबर है, सायरन बज रहे हैं। और ये उन जगहों पर इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी कंपनियों की रिफाइनरीज हैं, वहाँ पर अमेरिकियों का निवेश है। और इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। तो पूरा एक
पूरा एरिया जो है मध्य पूर्व का, जिसको पश्चिम एशिया भी कहते हैं, वो इस समय युद्ध की लपटों से जूझ रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, घर में भी और बाहर भी। पूरा उनका जो यूरोपियन देश है साथ छोड़ चुके हैं, और यहाँ तक कि अब जो खाड़ी के देश हैं वो भी साथ छोड़ने ही लगे हैं, क्योंकि उनको ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक नुकसान हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल समीर जी, ज़बरदस्त तरीके से उनको नुकसान हो रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। इधर इजराइल ने सीरिया के ऊपर भी हमला कर दिया है और ये अब नए मोर्चे जो है खोलता जा रहा है, जबकि सीरिया में तो उसकी समर्थक ISIS की सरकार है भाई, अलकायदा की सरकार है, वहाँ तो अलकायदा समर्थक ही नहीं, वहाँ के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, ये तो ये लेकर जो है आ सकता है। और इधर इजराइल ने अभी कहा है कि ईरान की तरफ से उसके ऊपर मिसाइल के हमले अभी अभी हो रहे हैं और वार्निंग मैसेज जो है वो जारी कर दिया गया है और सायरन जो है बज रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि आप लोग जो है वो चले जाइए बंकर्स में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। इधर समीर जी जो साइबर बार है वो भी शुरू हो गई है, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। और मोसाद से जुड़ा अधिकारी जो है वो साइबर हमले का जो है शिकार हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तस्नीम न्यूज़ है, उसके रिपोर्ट के अनुसार हंजला साइबर ग्रुप नाम के एक समूह ने दावा किया है कि उसने इजराइल से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया है और 1 लाख से ज़्यादा गोपनीय संदेश हासिल कर दिए हैं। और समूह ने बताया है कि उसने डेबोरा ओपेनहाइमर के अकाउंट तक पहुंच बना ली है। डेबोरा को मोसाद के बाहरी संबंधों की पूर्व निदेशक और एक इजरायली सुरक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वर्तमान निदेशक बताया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में समूह ने कहा कि हमने उनके अकाउंट से 1 लाख से ज़्यादा संवेदनशील ईमेल हासिल किए हैं जो अब आम लोगों के डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। ये दस्तावेज जायोनीवाद का असली चेहरा दुनिया भर में उसके प्रभाव के नेटवर्क को उजागर करते हैं। और बयान में आगे कहा गया है कि विश्वासघाती गठजोड़ों से लेकर मीडिया की योजना बनाने और विभिन्न देशों के खिलाफ रची गई गुप्त कार्रवाइयों तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो यानी अब जो कहा जाता था जो पेगासस बेचता था समीर जी, उस पेगासस के अंदर पेगासस पहुंच गया है। बिल्कुल, चोर के घर में चोरी जो है इसी को कहते हैं, ये हो गया है। ये बिल्कुल जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए पूरी दुनिया में ऐसा लगता था कि सबसे मजबूत और सबसे बिल्कुल एक फुल प्रूफ नेटवर्क है उनका, वहाँ भी कैसे सेंध लग गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि आप कहावत है कि जब तक आप कहीं चीज़ में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो कहावत मुझे नहीं याद आ रही है, लेकिन कि आप अगर शामिल नहीं है तब तक तो आपकी जो इज्जत है वो बची हुई, और शामिल हो गए तब वो सब कुछ सामने आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस्राइल और अमेरिका दोनों की जो सैन्य ताकत है, जिसका इतना एक बढ़ा चढ़ाकर जिसको पेश किया गया था, उसको ईरान ने किस तरीके से ध्वस्त कर रखा है। केवल अपने मिसाइलों और अपने ड्रोन्स की, अभी बाकी हथियारों का कोई इस्तेमाल किया गया है इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, ना ही दावा किया है ईरान ने। केवल मिसाइलों का हमला हो रहा है और ड्रोन का हमला हो रहा है, और बाकी उसका अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने को हमलों से बचा रहा है। अब वहां किस तरह से इनका रडार सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो गया है, इसराइल का भी और अमेरिका का भी, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। जब फेल हो गया उसके बाद ही इसराइल ने हमला किया उसके ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस रिफाइनरीज। बिल्कुल, उसके बाद ही उसने हमला किया और ये साफ तौर पर उसने बता दिया कि आप जिस तरीके के हमले करेंगे हम उसी तरीके से आपको जवाब देंगे। तो अपनी रणनीति के तहत ही उसने इस तरीके से जवाब समीर जी दिए हैं। इस बीच IRGC के प्रवक्ता हैं, उनका दावा है कि ईरान अभी भी मिसाइलें बना रहा है। और नेतन्याहू ने जो कल दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका मिसाइलें अब नहीं बन रही हैं और यूरेनियम उनका जो है वो नहीं हो रहा है, ये सब इसको उसने एक तरीके से खारिज कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेहरान जो है वो अभी भी मिसाइलें बना रहा है। जनरल अली मोहम्मद नैनी जो हैं, उनकी टिप्पणियां जो हैं वो एक ईरान के सरकारी अखबार ईरान में छपी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी स्कूलों को 20 से सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। जनरल ने कहा कि हमारी मिसाइल इंडस्ट्री का स्कोर 20 है और इस बारे में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि युद्ध की स्थितियों में भी मिसाइलें हम बना रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और उन्हें जमा करने में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जनरल नैनी ने साफ तौर पर कहा कि ये युद्ध जो है वो
जारी रहेगा। जनरल ने कहा आगे कि ये लोग चाहते हैं कि युद्ध तब तक चलता रहे जब तक दुश्मन पूरी तरीके से कमज़ोर ना पड़ जाए। यह युद्ध तभी खत्म होना चाहिए जब देश से युद्ध का साया पूरी तरीके से हट जाए। तो ये साफ तौर पर कहा गया है। चूंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने दावा किया था कि 20 दिनों के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि आज ईरान के पास ना तो यूरेनियम को समृद्ध करने की क्षमता है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता। तो ये कहा है कि भाई यहाँ ना तो प्रोडक्शन में कोई कमी आई है, ना सप्लाई में कमी आई है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है भी, वो स्टोर भी है और हम बना भी रहे लगा, यानी लड़ाई भले चल रही है लेकिन वहां प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये साबित भी कर दिया, चूंकि अभी जो इस समय इजराइल कह रहा है कि ईरान से मिसाइल्स आ रही हैं, सायरन बज रहे हैं और नागरिकों से कहा गया है कि आप लोग बंकर्स में चले जाएं। तो भाई अगर आप नष्ट कर चुके तो फिर वो कैसे हमले कर रहा है? कतर और यूएई में क्यों हमले हो रहे हैं? इनको क्यों आप कह रहे हैं कि भाई जाइए? भाई क्यों मस्जिदें बंद रहेंगी ईद पर? बिल्कुल नमाज नहीं होगी वहाँ, मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी। हाँ भाई, जब मिसाइल ही नहीं है उसके पास, ईरान के पास, तो आप क्यों इतना खौफ में हैं, क्यों इतना डरे? लेकिन ये जो बयान है और जो कुछ हो रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है कि ये बयान भी कहीं न कहीं झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, दिखाई पड़ रहा है। अमलेदु जी, कल अभी एक और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जब वो जापान के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, जापान के प्रधानमंत्री ताकाइशी ने पूछा कि आपने ईरान पर हमला किया, अपने सहयोगी देशों से भी आपने क्यों जिक्र नहीं किया? तो कह गए हाँ, क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज देना चाहता। तो अब ये सरप्राइज ऐसा हो गया, चूंकि शायद ट्रंप को लगा रहा हो कि 2-3 घंटे में लड़ाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन लग रहा है कि 2-3 महीने भी चलेगी। और ईरान का तो बार बार ये कहना है कि ये लड़ाई 2-3 महीने हम इसको ले जाएंगे। अभी कल ही हमारी एक जो मध्य पूर्व के विशेषज्ञ हैं, एक उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ईरान की स्ट्रेटजी यही है कि ये लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी वो फायदे में रहेगा और इसराइल और अमेरिका ये दोनों ही, एक तो ये एक्सपोज होंगे और दूसरे इनकी ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही है। बिल्कुल समझिए, इनकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और ये जितना युद्ध आगे बढ़ता चला जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनके यहाँ जनता है उसका काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध वहाँ इनका शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी तक तो अमेरिका में ही समीर जी जो थे वो प्रदर्शन हो रहे थे ट्रंप के खिलाफ, अब प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू तो वैसे भी जो थे वो सरकार जो चला रहे हैं वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इस समय तो वहाँ राष्ट्रीय सरकार है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी प्रदर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। और इधर समीर जी, जो IRGC है उसने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 66वीं जो लहर जो है उसने उसका जो है वो हमला किया है और कब्जे वाले क्षेत्रों में और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाली कई मिसाइल प्रणालियों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई उसकी शामिल है। और आज अमलेदु जी, आपको थोड़ा रोकेंगे, 66वीं स्ट्राइक है, यानी वार, उसको वेव कहते हैं। और ये लगातार जब हमला कर रहा है ईरान, पूरी जानकारी, हमले में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी, इसका मतलब 20-22 दिन में, यानी हर दिन कम से कम 3 हमलों की 3 वेव चलाई जा रही है ईरान की तरफ से। बिल्कुल, तीन हमलों की वेव चलाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि जब वो वेव छोड़ता है तो पहले आके घोषणा करता है कि अब हम हमले कर रहे हैं, आपको बचना है तो बच लीजिए। नागरिकों से कहता है कि भाई इन क्षेत्रों से आप दूर हट जाइए, इन क्षेत्रों पर हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमला कर देता है उसके बाद आकर बताता है कि इसमें हमने क्या क्या नुकसान किया। तो ये, लेकिन इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये कोई जानकारी नहीं दी जाती है। दावे किए जाते हैं कि हमने उनका सारी नेवी नष्ट कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स नष्ट कर दी, हमने उनके पास मिसाइल खत्म हो गए, उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया। अरे तो पत्थरों से मार रहे हैं तुमको क्या? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो गुलेल से मार रहे हैं अमेरिका को, तो ये तो और बड़ी ताकत की बात है। तुलना की जाए तो उनके हथियारों की तुलना में ये गुलेल ही है। जहां 38 करोड़ का उनका डिफेंस सिस्टम है, उसको 15 लाख की मिसाइल और ड्रोन खत्म किए दे रहे हैं। अरे 15 लाख तो बहुत बड़ी बात है। 80,000 का ड्रोन जो है वो मार गिरा रहा है आपके थारो पैट्रियट को। तो ये आप समझिए। तो पहले तो उन्होंने छोटी मिसाइल कवाड़ जो थी वही सब इस्तेमाल करके आपके पहले सब ध्वस्त कर दिए, और अब बड़ी मिसाइल करते हैं तो उसके नुकसान भी बड़े होते हैं। आपके बंकर तोड़े जा रहे हैं, यानी बंकर के अंदर भी आप सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां अब इनके ऊपर हमले समीर जी हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बंकर्स में सुरक्षित नहीं है, वहां हमले हो रहे हैं और इसकी जानकारी ईरान को सारी कुछ है कि वो कहां कहां उसको हमला करना है, यानी किस तरीके से टारगेटेड तरीके से वो हमला कर रहा है। तो यहाँ जो एक कहा जा रहा है कि ये बहुत ताकतवर देश हैं दोनों, इसराइल और अमेरिका, और अगर कहीं मिलकर इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, चूंकि ये तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर चर्चाएं होती
रही, क्योंकि इसके पहले दोनों ने मिलकर कभी लड़ाई लड़ी नहीं थी। लेकिन अब पहली बार जब इस लड़ाई में कूदे हैं, उतरे हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि ईरान की ताकत का अंदाज़ा हमने कितना कम लगाया था। हाँ बिल्कुल, इसका कितना ताकत का अंदाजा कम लगाया था, और खुद चौंक गए थे ट्रंप भी कि भाई बड़े आईक्यू वाले लोग हैं। उसके बाद फिर लारियानी की जब हमला हुआ, उनकी जान चलेगी, तो उसके बाद उनके थोड़े से सुर बदले। लेकिन समीर जी, IRGC ने जो ये 66वीं लहर की जानकारी दी, इसके अंत में जो उन्होंने चेतावनी दी है, उस बयान का जो समापन हुआ है वो बहुत गंभीर है। और वो चेतावनी दी गई है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, यह प्रतिशोध जारी रहेगा। ये समीर जी है बड़ी साफ तौर पर। और ईरान ने जो है समीर जी, वो अमेरिका और इजराइल के जो अपराध हैं उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आग्रह किया है, और गंभीर इसके परिणामों की चेतावनी जो है उन्होंने दी है। और हम लोग बता चुके हैं कि किस तरीके से डॉक्टर मसूद पेजेश्किन जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जायोनी शासन का स्वरूप जो है राज्य आतंकवाद है, और फिर भी ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता और उसके शहीद नेता की हत्या जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नई मिसाल कायम करती है, जो वैश्विक कानूनी मानदंडों को नष्ट कर देगी। और उन्होंने जो कहा कि अगर दुनिया दर्द रहने में विफल रहती है तो इसकी लपटें बहुतों को जला देंगी। तो ये साफ तौर पर इसका हम लोग अभी बता ही चुके हैं समीर जी। ये साफ तौर एक चीज़ और है अमृत जी, जो ईरान के तमाम जगहों पर जो दूतावास हैं उनकी तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि मज़े लिए जा रहे हैं। नीदरलैंड में वहाँ पर जो ईरान का दूतावास है उसने एक ट्वीट किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे और किस तरीके से उसमें लिखा गया है। ये ट्वीट है जो हेग में, यानी नीदरलैंड की राजधानी हेग में जो ईरान का दूतावास है, कि हम इसका तंज किया है कि हम अमेरिकियों से माफ़ी मांगते हैं। क्यों? अपने देश को आपके सैन्य ठिकानों के बीच बसाने के लिए, गजा में हो रहे नरसंहार के सामने दूसरों के विपरीत चुप न रहने के लिए, और हमारी बच्चियों का स्कूल जो इत्तेफाक से आपकी मिसाइलों के रास्ते में आ गया। तो ये इस तरीके से वहाँ बता रहे हैं कि आपका देश, आपके देश का नेतृत्व क्या कर रहा है, उसकी याद ये दिला रहे हैं। बिल्कुल, ये किस तरीके से आप कर रहे हैं, और ये साफ तौर पर वो दिखा रहे हैं कि मतलब ये तंज जो है बहुत गहरा है। कि भाई हमारी गलती है कि हम जो है गल्फ कंट्रीज के बीच में बस गए। यानी ये बताया है कि गलती आपकी है, आपने आके वहाँ अपने बेस बनाए। आपकी गलती है कि आपने जो है वो गाजा में नरसंहार किया, ये आपकी गलती है, और हम इस पर जो है वो बोल रहे हैं, जबकि जो कथित मुस्लिम राष्ट्र हैं मध्य पूर्व के, वो खामोशी से बैठे हुए और आपके साथ खड़े हुए हैं। और आपने हमारे बच्चों के स्कूल पर हमला किया, तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। ये एक तरीके से बताने का प्रयास किया, और ये बहुत गहरा तंज जो है ये समीर जी किया गया है। जी बिल्कुल। और इधर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं गुटेरेस, उन्होंने भी इसराइल और अमेरिका से इस युद्ध को खत्म करने की अपील की है। लेकिन ईरान की तरफ से हमले जारी हैं, इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, और इधर जो खबरें आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका के बीच की जो दूरी है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान पर हमला करने का फैसला किसका था? निश्चित तौर पर फैसला तो नेतन्याहू का था, यानी इसराइल के प्रधानमंत्री का। लेकिन ट्रंप इस लड़ाई में क्यों कूदे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी दुनिया में उनसे पूछा जा रहा है। अभी तक तो उनके देश में पूछा जा रहा था, अब यहां पर दुनिया के जो उनके सहयोगी देश हैं वो भी पूछ रहे हैं, और यूरोपियन देश तो ये कह ही रहे हैं कि आप इस लड़ाई में क्यों कूदे हैं। अब जापान की प्रधानमंत्री ने भी पूछ दिया, लेकिन ट्रंप का जो जवाब है वो और ज्यादा हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि सरप्राइज देना चाहते थे, और ऐसे सरप्राइज दिए जाते हैं, ये तो बड़ी गजब की बात है। लेकिन ट्रंप साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन समीर जी, जो बड़ी बात जो है वो तुलसी गैबार्ड ने कही है, और तुलसी गैबार्ड जो है वो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है उसकी चीफ हैं, और उनका कहना है कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के युद्ध के उद्देश्य एक जैसे नहीं हैं। और उनके बयान से साफ हो गया कि अमेरिका और इजराइल एक ही मोर्चे पर खड़े हों, लेकिन उनके सैन्य लक्ष्य जो हैं वो अलग अलग हैं। और इजराइल ने हम जो है सीधे सीधे ईरान के धार्मिक नेताओं और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया है। यानी एक तरीके से कहा जाए, अमेरिका जो है वो इस अपराध में बचना चाहता है, जो इजराइल के साथ जाने से, जो खमेनेई की, अली लारिजानी और सुलेमानी की जो, और जो रक्षा मंत्री थे, इंटेलिजेंस के मंत्री थे खातिब, उनकी जो जान ली गई है, तो उसमें अपने को शामिल होने से बचाना चाहता है अमेरिका। ये उनके बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो उनका जो ये बयान है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समीर जी समझा जा सकता है कि उन्होंने, और उनसे सवाल पूछा गया था
गेबर्ट से कि क्या ईरान से अमेरिका कोई इमीडिएट थ्रेट यानी आसन्न खतरा था, जिसके आधार पर 28 फरवरी को संयुक्त हमले शुरू किए गए। तो इसका उन्होंने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है कि वह ये तय करे कि हवाई हमले शुरू किए गए कि अमेरिका किसी आसन्न खतरे का सामना कर रहा है या नहीं करना है। और ये उनका जवाब जो ये साफ तौर पर जो ट्रंप प्रशासन के बीच में के भीतर जो चल रहा है, जो मतभेद हैं, उनको उजागर कर रहा है समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ अमेरिका में ये सीधे तौर पर अब इस लड़ाई के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार माना जा रहा है कि अमेरिका को इस युद्ध में झोंकने के लिए केवल और केवल ट्रंप जिम्मेदार है और इसके पीछे केवल उनके अपने निजी हित हैं। अब वो निजी हित आर्थिक हित हैं या फिर कोई और हैं, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं, इस पर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि केवल ट्रंप को ही दोषी माना जा रहा है अमेरिका में। अभी तक उनके विरोधी जो तमाम सीनेटर्स थे वो का बात कर रहे थे, लेकिन अब उनके सहयोगियों के बीच से भी ये बातें आने लगी हैं और सहयोगियों के अब इस्तीफे होने लगे हैं। जिस तरह से जो केंट ने इस्तीफा दिया, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा जो तुलसी गाबार्ड का जो बयान आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे न केवल वहाँ की संसद को अंधेरे में रखा है, वहाँ के लोगों को अंधेरे में रखा, बल्कि अपनी पूरी कैबिनेट को भी इस मामले में अंधेरे में ही रखा है। यानी निश्चित तौर पर उनके निजी हित ही रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को लड़ाई में झोंका है। हाँ बिल्कुल, ये निजी हितों की लड़ाई है और निजी हितों की लड़ाई ट्रंप के व्यापार के लिए या नेतन्याहू को जेल से बचाने के लिए इसकी कीमत जो है वो आम अमेरिकी नागरिक पहुंचाएगा। और अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तंज करते हुए ये कहा भी था कि अमेरिकियों, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपके राष्ट्रपति ने जो एक इलीगल वार छेड़ा है इजराइल के साथ मिलकर, इसकी कीमत हम भी चुका रहे हैं और आप भी चुकाएंगे। तो ये साफ तौर पर उनका कहना था समीर जी। बिल्कुल। तो ये इस युद्ध की कीमत चुका रहे हैं, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है ट्रंप पर भी। और अब जिस तरीके से इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और वो भी इस लड़ाई में उनके बीच और अमेरिका के बीच कैसे मतभेद हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन से जब ये खबरें आ रही थी तो इस्राएली मीडिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर हैरानी जता रहा था कि कैसे इस लड़ाई में, यानी जो रिफाइनरी पर हमला हुआ है, वो फैसला इस्राएल ने अकेले नहीं लिया है बल्कि अमेरिका के साथ लिया है, पर ट्रंप उससे मना कर रहे हैं। तो ये बातें सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही हैं कि क्या अब इस्राएल और अमेरिका दोनों के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा, इसके पीछे वजह यह भी है कि घरेलू मोर्चे पर भी और दूसरे जो सबसे बड़ी ताकत इस इलाके में अमेरिका की है अमलेंदु जी, वो है गल्फ कंट्रीज़ के जो तमाम देश हैं। वो देश भी अब इतने परेशान हो चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है कि वो भी अब हाथ खींच रहे हैं। बिल्कुल हाथ खींच रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है समीर जी। और इस हाथ खींचने से जो है मतलब वो बच के निकलना चाहते हैं और सारी जिम्मेदारी अब नेतन्याहू के ऊपर डालना चाहते हैं। और नेतन्याहू इसीलिए बिल से बाहर निकल कर कल आया कि ताकि वो ट्रंप को निकलने ना दे, इसलिए आया निकलकर कि ट्रंप अगर निकल गए तो बहुत बुरी तरह पिटेगा नेतन्याहू और इजराइल बुरी तरह पिटेगा। तो ट्रंप निकलने ना पाए तो जिम्मेदारी ट्रंप के ऊपर डाल दिया। इसलिए वो साफ कह गया कि हमने जो है वो दबाव नहीं डाला और ये ट्रंप ने जो है खुद किया है, ताकि ट्रंप अपने देश में भी घिरा रहे, तो अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहे। इसके लिए मतलब कुल मिलाकर रणनीति यही है। और समीर जी, मैंने न्यूज़ पॉइंट में टिप्पणी की थी कि इस समय ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है और ट्रंप को अब नेतन्याहू को ठीक कर देना चाहिए, फिट कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए। तो वो समीर जी अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू अब जो चाल चल रहा है वो सीधे सीधे अब ट्रंप को फंसाने की चल रहा है, ट्रंप समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़, अब ये भी एक ट्रंप का एक उनकी एक टेस्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि इस्राइल अब हमले नहीं करेगा, लेकिन अब ये देखना है कि इस्राइल अब हमले करता है कि नहीं। ईरान ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब हमले नहीं होंगे, तो उसकी तरफ से भी हमले नहीं होंगे। हालांकि जो वहाँ पर साउथ पार्स पर हमला हुआ है, अभी ईरान का कहना है कि हमने अभी उसका बदला पूरा नहीं लिया है, उसका बदला पूरा लेंगे, उसके बाद हमारी तरफ से ये हमले रुकेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से ईरान जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान ने अपने को बड़ा सेफ बना कर रखा है कि इस लड़ाई में किसी भी तरीके का हमला वो उसकी पहल नहीं कर रहा है। वो तभी जवाब दे रहा है जब उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन जो जवाब मिल रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है और बहुत ही भयावह है, जिसको जो इस्राइल पर बिल्कुल कहर बनकर टूट रहा है।
बिल्कुल समीर जी, कहर बनकर टूट रहा है इसराइल पे और ईरान पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। यानी उनके 4 बड़े शीर्ष लीडर जो हैं वो मारे जा चुके, 20 से ज़्यादा उनके परमाणु साइंटिस्ट मारे जा चुके, 20 से ज़्यादा उनके जनरल मारे जा चुके। इसके बावजूद जो है वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि नो सीज फायर, इस युद्ध का खात्मा होगा, सीज फायर नहीं होगा। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर इनका जो दावा है कि नागरिक ठिकानों पर, मतलब ईरान के नागरिक ठिकानों पर जो है 300 से ज़्यादा अमेरिकी और इजरायली बम फटने में जो है वो नाकाम रहे हैं, और जिनमें MK-80 सीरीज़ के बम हैं, टॉम हुक क्रूज मिसाइल हैं, AGM-158 और जसम मिसाइलें शामिल हैं। और ये सब 2013-2014 के हैं। तो ये इसका दावा ईरान का ये है कि इतना इन्होंने इनका नुकसान अमेरिका का किया है जो ईरान पर वो हमला कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर ये लगातार हमले जारी हैं और जो ठिकाने हैं तमाम उन जगहों पर ये हमले हो रहे हैं। अब इसमें कोशिशें दूसरी तरफ से भी हो रही हैं कि कैसे युद्ध को रोका जाए। संयुक्त राष्ट्र भी अपील कर रहा है इसराइल से और अमेरिका से, लेकिन अब युद्ध रुकने की कोई स्थिति, कोई सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से हमले रुक नहीं रहे हैं। और अब तो जिस तरीके से अब ये लग रहा है कि अब एक बार अमेरिका और इसराइल आपस में ही एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं कि ये लड़ाई क्यों छेड़ी गई है। लेकिन दोनों ने जो लड़ाई की वजह बताई थी कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, वो पूरे इलाके में लोगों के लिए खतरा है, इसलिए उस पर हमला किया गया है, वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गया है। और गलत साबित किया है अमेरिका के ही एक्सपर्ट्स ने, उनकी अपनी रिपोर्ट्स ने। बिल्कुल, अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने ही इसको किया है और तमाम अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये युद्ध भारी पड़ेगा, वियतनाम युद्ध जैसा हो सकता है। युद्ध शुरू करने से पहले वहाँ के जो सेना के चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हमें इस युद्ध में नहीं फंसना चाहिए, ये 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा। 40 दिन तक तो उन्होंने बात कही थी, लेकिन ये लंबा और ज़्यादा खिंचता हुआ दिखाई पड़ता है, चूँकि ईरान किसी भी तरीके से हथियार डालने को तैयार नहीं हो। और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर एक भी नागरिक बचेगा तो वो भी जो है वो लड़ता रहेगा। तो भाई 9 मिलियन, मतलब 9 करोड़ लोग जो है उनको मारना पड़ेगा ट्रम्प साहब इस युद्ध जीतने के लिए। आप तबाह कर सकते हैं लेकिन युद्ध जीत नहीं सकते। इस बीच पूरी दुनिया में जिस तरीके से ट्रम्प की मुखालिफत बढ़ रही है वो काबिले गौर है समीर जी। पेड्रो सांचेज जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं वो तो पहले ही खुलकर बोल रहे हैं, उन्होंने फिर खुलकर कहा है कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है और इसके पीछे कोई वजह नहीं है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने ट्रम्प की जो आक्रामक विदेश नीति है यूएस की, उसकी भर्त्सना की है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से युद्ध रोकने की अपील की और कहा है कि हम किसी को यह सोचने की इजाज़त नहीं दे सकते कि दुनिया उनकी है। यानी सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है कि आप अगर ये सोचें कि दुनिया आपकी है और आपका जो दुनिया पे अधिकार है तो ये सोचने की हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये लगातार यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है और उसके जो अपने करीबी देश हैं वो कैसे यहाँ पर दूरी बना रहे हैं और अमेरिका को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की अपील कितना इसराइल मानेगा, नेतान्याहू मानेंगे, ये देखने वाली बात है कि क्या अब नेतान्याहू हमले रोक देंगे। लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर पस्त हो गए हैं, वो अब इस लड़ाई को आगे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, चाहे उनका घरेलू दबाव हो और चूंकि अर्थव्यवस्था पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके अलावा वहां पर जिस तरह से कहा गया है कि अब $200 बिलियन का अगर तुरंत इंतजाम नहीं किया जाता है, पेंटागन की एक मांग है, तो फिर ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सारे दबाव उनके ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, ये सारे दबाव उनके ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं और अभी तो $200 बिलियन ही पेंटागन ने मांगा है, आगे और भी मांग सकता है। हालांकि ट्रम्प साहब का कहना है कि ये तो बहुत छोटी कीमत है। हाँ। अब ये $200 बिलियन आपको तो छोटी कीमत लग रही है, क्योंकि आपकी जेब से तो जाना नहीं है। हाँ। जाना है अमेरिकी जनता की जेब से। तो बात जब वहाँ अभी 1.5 गुना कीमतें बढ़ गई हैं तेल और गैस की, तो ये कीमतें 5 गुना बढ़ेंगी। हाँ। महंगाई बढ़ेगी, सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और इस महंगाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं सांचेज जो है, उन्होंने 2 वीडियो जारी किए हैं और वीडियो में जो कह रहे हैं वो सांचेज, वो कह रहे हैं कि ईरान में चल रहा युद्ध
युद्ध गैर कानूनी है और स्पेन ने शुरू से ही इसकी निंदा की है। जिन मूल्यों ने दशकों से यूरोप को शांति, समृद्धि और स्थिरता प्रदान की है, ठीक उन्हीं मूल्यों की रक्षा तब की जानी चाहिए जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति 8 वर्षों की प्रतिबद्धता ने आज हमें यूरोप में ऊर्जा नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में शामिल खड़ा कर दिया है और यह कोई विचारधारा नहीं है, यह रणनीतिक स्वायत्तता है, ये उनका कहना है सांचेज का। जी बिल्कुल, सांचेज तो लगातार मुखर हैं और इस युद्ध में उन्होंने पहले से ही दूरी बना रखी है और उन्हीं को देखते हुए ये लगता है कि यूरोप के बाकी देशों ने भी दूरी बनाई है, क्योंकि सभी का ये कहना है कि ये लड़ाई, इसकी एक तो बेवजह ये लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई से न तो अमेरिका का कोई लेना देना है, न ही यूरोपियन देशों का कोई लेना देना है, और ईरान के खिलाफ लड़ाई की वजह जो बताई जा रही है वो बेबुनियाद है, वो कोई वजह नहीं है। क्योंकि ईरान पर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो अपने तरीके से वहाँ पर अपना काम चला रहा है, लेकिन ये बातें जिसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खारिज कर चुकी है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है, ये आरोप लगाकर उस पर हमला किया गया है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि इस लड़ाई में बुरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी ओर ये झुंझलाहट में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं अमलेंदु जी ईरान के ऊपर, चाहे स्कूलों पर और अस्पतालों पर, इन सारी चीज़ों को, इन घटनाओं को लेकर भी अमेरिका के खिलाफ एक पूरी दुनिया में माहौल बन रहा है। अपने उनके देश में इसको लेकर बड़ी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा उसकी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, संसद में पूछा गया कि बताओ भाई, उनका ये पूरी दुनिया हम पे क्या कहेगी कि हम निरपराधों पर, बच्चों पर हम हमले कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है और ट्रंप को जवाब देते नहीं बन रहा है। क्या मतलब, उसने बीच में कह दिया कि ईरान ने खुद ही अपने ऊपर हमला कर दिया। ये तक क्या बैठा, तो ये आप समझ सकते हैं। पता लगा कि उन्हीं की मिसाइल थी, उन्हीं की अपनी रिपोर्ट, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट बता, बिल्कुल उन्हीं की रिपोर्ट बता रही है। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि इसमें ईरान फंसा हुआ है और वहीं की सरकार जो वादा कर रही है, तो ये साफ तौर पर करना होगा। और ये समीर जी, एक तरीके से कहा जाए कि अब काफ़ी ज़्यादा जो है उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। सीनेटर हैं टिम काइने जो है अमेरिका के कहने, उनका कहना है कि ट्रंप ने जो वायदा किया था कि कभी ना खत्म होने वाले युद्धों को समाप्त करना और खर्च कम करना, ट्रंप असल में जो कर रहे हैं विदेशों में ऐसे युद्ध शुरू करना जिनसे खर्च बढ़ता है, यह टूटे हुए वादों वाला राष्ट्रपति काल है। जैसे यहाँ अमृत काल है, ऐसे ही वहाँ टूटे हुए वादों वाला राष्ट्रपति काल है। ये वहाँ के सीनेटर जो है वो काने साहब, उनका कहना है। सुन लेते हैं उनको, वो क्या कहा है उनको, या उन्होंने ट्वीट उनका अपना स्पेनिश में उन्होंने, जी हाँ, तो इसको ये वहाँ पर उनके सीनेटर है, लेकिन ये अमेरिका के भी तमाम सीनेटर्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिर इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ है, क्यों अमेरिका कूदा है और ट्रंप ने अमेरिका को कैसे इस बेमतलब की लड़ाई में फंसा दिया है। हालांकि अब इस लड़ाई में वो क्यों फंसे हैं, अगर इसका जवाब मिलता है तो फिर ये अमेरिका में बहुत एक बड़ा बवाल वहाँ मच जाएगा। दूसरी बात एक और है कि जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों का नुकसान हुआ है, वहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों की जान गई है, उसको किस तरह से छिपाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें भी अमेरिका के लिए बहुत भयावह है। बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं। बिल्कुल बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ईरान का दावा है कि अब तक उनके जो हैं 200 सैनिक मारे जा चुके हैं और 700 के आसपास घायल हैं। हालांकि 200 सैनिकों के घायल होने की जो है वो तो स्वीकार कर लिया है अमेरिका ने, लेकिन ये कहा जा रहा है समीर जी कि वहाँ सारे वो क्रीमेशन जो है सैनिकों के वो छुपाए जा रहे हैं। शव वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी जो है रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये है वहाँ, मतलब चीज़ें छिपाई जा रही हैं। अब जैसे वो बहरीन के होटल पे हमला हुआ और वहाँ आपके जो थे इनके ट्रूप्स ठहरे हुए थे और वो होटल ध्वस्त हो गया, तो होटल ध्वस्त हो गया और आपका कोई सैनिक हताहत ही नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? कहाँ गए वो 32 सैनिक, उनका भी पता नहीं है। हाँ, कोई पता नहीं है उनका भी। और अकेले आप अब्राहम लिंकन पे जो आप अकेले उस पर मान रहे हैं कि 200 सैनिक जो है वो घायल हुए, 13 की उसमें मतलब 7 की आपने कहा कि उसमें जान चली गई है। तो आपकी अगर बातें ही यही मान ली जाए तो ये नुकसान तो सीधा सीधा हो रहा है आपको, इस चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये समझिए, अब देखा जाए तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन
अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी इस नुकसान की कीमत चुकाएंगी, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, 16 फाइटर जेट्स अब तक मारे जा चुके हैं, वो नष्ट किए जा चुके हैं अमेरिका के, और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब ट्रंप और यानी अमेरिका और इजराइल के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही अब तक बहुत करीबी मित्र रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल को जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता रहा है वो अमेरिका से ही मिलता रहा है। लेकिन पहली बार जब इस लड़ाई में उतरे हैं दोनों एक साथ, तो फिर इन दोनों को ही समझ में आ रहा है कि लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल होता है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है इस पर रहेगी निगाह। इस कार्यक्रम को अभी यहीं